First point is occurrence of metal in nature. Metal occurs in the nature. Metals occur in the nature in the form of ores. Ores is dug out from the interior earth and then it is extracted. Means metal is extracted from the ore. लिखो लिखो, हम लिखाते हैं, लिखो लिखो लिखो, स्टार्ट करो फटाफट. Metals occur in the ore. Metals occur in the nature. Metals occur in the nature in the form of ores. In the nature, in the form of ores. Full stop. Ores are dug out from interior earth and metals are extracted from them. And metals are extracted from them. Full stop. डन. अब एक छोटा सा 4 लाइन का कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए मिनरल, एक तरफ लिखिए ओर. लिखो लिखो, मिनरल में लिखिए द नेचुरली अकरिंग compounds हाँ मिनरल में लिखना. द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स which are usually mixed with earthly impurities. Earthly impurities. Full stop. Now in the ores, minerals from which metals are extracted. Minerals from which metals are extracted. हो गया. नीचे में एक नोट लिखिए. All the ores are minerals. All the ores are minerals, but all the minerals are not ores. हो गया. उसके बाद आपको पढ़ना है कॉमन ओर्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक. ठीक है. एक ऐसा कॉलम बना लीजिए 3. Ores है बेटा, ores of aluminium, iron and zinc. हाँ. The first one is bauxite and this is the formula. टाइम वेस्ट करता है खाली बेमतलब. जल्दी करो उसको पूरा. हाँ, कोरंडम Al2O3, कोरंडम CORRUNDUM, कोरंडम. And the formula is Al2O3. And the next one is cryolite, CRYOLITE. फार्मूला क्रायोलाइट का सुनो, Na3Al F6. Na3Al F6 हो गया.
उसका कब हम कॉलम बनाए थे और अभी तक वो बॉक्साइट में ही है। गलत नहीं लिखना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हाँ, कोरंडम CORRUNDUM and the formula is Al2O3. The next one is cryolite, CRYOLITE. The formula is Na3AlF6. हो गया? What? Look, अच्छा यहाँ देखो, बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है उसको देखिए, डाइहाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड इट इज। सो बॉक्साइट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइहाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड. It means it is an hydrated salt, hydrated aluminum oxide, and the corundum is only Al2O3, anhydrous aluminum oxide. Understood? Anhydrous aluminum oxide. और जो ये है क्रायोलाइट, इसका केमिकल नेम है सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड. सोडियम एल्युमिनियम डाइहाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड. डाइहाइड्रेटेड क्यों बोले? बिकॉज इट हैज़ 2H2O ना. हाइड्रेटेड सॉल्ट पड़े हो ना, तो इसमें 2H2O है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड. एंड द कोरंडम इज कॉल्ड एनहाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड. क्रायोलाइट इज कॉल्ड सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड. बोलो बोलो, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड. फिर से बोलो. एल्युमिनियम के बोलो. एल्युमिनियम कौन बोलेगा? ये जो है फॉर्मूले में साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, Al. बोलिए उसको. सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड. बाबू तुम एक बार सही से खाली बोल दो तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. क्रायोलाइट का केमिकल नेम बोलो तो बेटा. सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड. क्लोराइड है ना, बोली. फ्लोराइड FF. ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड. अब बी आयन का लिखिए. आयन का जो और होता है इसमें सुनो ध्यान से, हम जब लिखेंगे और जब बोलेंगे उसके बाद ही लिखना. इसका मेन इंपॉर्टेंट और होता है ये, लेकिन इसमें दो वेरिएंट हैं, रेड एंड ब्राउन. रेड हेमाटाइट एंड ब्राउन हेमाटाइट. ये रेड एंड ब्राउन कलर केवल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है. जिसमें ज़्यादा होता है फेरिक ऑक्साइड का कलर, आप लोगों ने देखा ना, रस्ट का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है ना. तो जितना ज़्यादा फेरिक ऑक्साइड होगा उसका कलर उतना रेडिश डार्क दिखाई पड़ता है. तो अगर ज़्यादा अमाउंट में है फेरिक ऑक्साइड तो वो रेड हेमाटाइट कहलाता है, और अगर कम है अमाउंट में तो उसका अपीयरेंस ब्राउन होता है, इसलिए उसको ब्राउन हेमाटाइट बोलते हैं. समझ गए? हाँ, तो आयन ऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा अपीयरेंस उतना ही ज़्यादा रेडनेस लिए हुए होगा ना. तो मैग्नेटाइट में बहुत रेडनेस दिखेगा. बेटा तुम अभी पहले इसको तुम कर लो ना, मैग्नेटाइट भी बताएंगे, समझे? चलिए लिखिए. रेड हेमाटाइट को लिखिए. इसको रेड हेमाटाइट लिखो और इसका उसके नीचे फार्मूला लिख लेना. लिखो रेड हेमाटाइट लिखो, उसके नीचे फार्मूला लिखो Fe2O3. Fe2O3. हाँ, फेरिक ऑक्साइड. हाँ बेटा, फेरिक ऑक्साइड बेटा मेरा. आहा. उसके बाद लिखिए ब्राउन हेमाटाइट. बाप रे बाप. Fe2O3. उसके बाद लिखिए ब्राउन हेमाटाइट. इसका फॉर्मूला लिखिए 2Fe2O3.3H2O. इसमें 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. हो गया? यही दोनों आपसे जनरली आपका क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, रेड एंड ब्राउन, और इसका फॉर्मूला पूछा जाता है. नेक्स्ट लिखिए जिंक का. सबसे पहला जिंक ब्लेंड. जिंक ब्लेंड and the formula is zinc sulfide, ZnS.
लिख लिया? नेक्स्ट लिखो कैलामाइन। नेक्स्ट लिखिए कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन CaLa। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट हो गया, और जिंक ब्लेंड हो गया, कैलामाइन हो गया। तीसरा लिखिए, इसको जिंसाइट मत पढ़ देना, इट इज जिंकाइट नॉट जिंसाइट, ओके। ZNO जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZNO। जिंसाइट नहीं पढ़ना भाई इसको कभी। हो गया? आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें इतना ऐसा पढ़ना है। चलिए अब यहाँ देखिए एक चीज़ बताइए, बॉक्साइट के जितने भी ओर हैं उनमें से जो चीफ ओर, एल्युमिनियम के जितने भी ओर हैं उनमें जो चीफ ओर है वो है बॉक्साइट, विच इज़ द ऑक्साइड ओर ऑफ एल्युमिनियम। अंडरस्टूड? विच इज़ द ऑक्साइड ओर ऑफ एल्युमिनियम। आयन का जो चीफ ओर है दैट इज रेड हेमाटाइट, इट इज़ ऑल्सो ऑक्साइड ओर, ऑलराइट। और इसका जो चीफ ओर है वो है जिंक ब्लेंड एंड इट इज़ अ सल्फाइड ओर, ऑलराइट, इट इज़ अ सल्फाइड ओर। बात समझ आई यहाँ तक? चलिए अगला टॉपिक जो है ना आपका, आपके सिलेबस में लिख तो दिया सीधे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम पढ़ाना है, लेकिन जो स्किप किया है ना, जो स्टेज बीच में आपको डिफरेंट स्टेजेस, वो नहीं बताएंगे तो उसका कुछ ना समझ में आए, तो बताना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय ही नहीं। एप्पल अगर हम आपको बताएं और अल्फ़ाबेट नहीं बताएं तो कैसे पड़ेगा, पता चलेगा? तभी हो जाएगा। तो एप्पल वाले बोलेंगे कि हम तो 4 ही ना अल्फ़ाबेट बोले थे। APLE। हाँ, आपको कौन बुलाया ऐसे लेके जेड तक पढ़ाने के लिए? हम तो नहीं बोले थे 2600 अल्फ़ाबेट पढ़े, हम तो बोले थे एप्पल पढ़ाइए, उसके लिए बस 4 ही तो बता देते, आप काम चल जाता है उसका। ऐसा पॉसिबल है कि किसी बच्चे को सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाए? तो वही हिसाब किताब है यहाँ पे। होशियारी से खाली छोटा सा एक तो नीचे टैग लगा दिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, रिड्यूस सिलेबस। बच्चा सब खुश हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या बेटा? चलो गप नहीं करो। पेज नंबर 124 प्लीज। 124। हाँ, पहला टॉपिक कंप्लीट। उसमें है ये नहीं था कुछ, इतना ही था। पेज नंबर 124 निकालने के लिए मुंह इतना ज़्यादा चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बिना मुंह चलाए निकल जाएगा, बस हाथ चलाना है। एक फ्लो चार्ट दिखाई पड़ रहा है ना? उसमें जितने भी स्टेप्स हैं, दिख गया श्रेया? दिखा बेटा। बैग लेके कोई भाग रहा है, बैग किनारे करो, बैग किनारे करो, रखिए किनारे। उसमें आपको कुछ दिखाई पड़ा स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस। पहला स्टेज में हमने निकाला और निकल गया ज़मीन के नीचे से। अच्छा एक बात बताओ, ज़मीन के नीचे से जैसे कोई सब्जी वब्जी हम लोग उखाड़ के निकालते हैं, सपोज़ आलू गाजर कुछ भी निकाला, तो उसके साथ साथ जो मिट्टी धूल भी आ जाती है। आप ध्यान से समझिए, वो जो मिट्टी धूल उसके साथ बाहर आई उसको बोलते हैं अर्थली इम्प्योरिटीज़, अर्थली इम्प्योरिटीज़। अब ये मिट्टी धूल जो उसके साथ होती है वो फिजिकली कंबाइंड होती है या केमिकली? फिजिकली कंबाइंड होती है। वेरी गुड। उस मिट्टी धूल को साफ़ करने के कई तरीके हो सकते हैं। हाथ से झाड़ के आप साफ़ कर सकते हैं या पानी में धो के साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जूट की बोरी में रख करके उसको ऐसे ऐसे ऊपर से घिसेंगे तो सारी मिट्टी धूल झड़ जाती है। अलग अलग तरीके होते हैं उसको साफ़ करने के, डिपेंड करता है कि वो जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ है वो किस तरह का है। बात समझ गए?
जैसे ही हम ओर निकालते हैं तो हमारे ओर्स के साथ भी कुछ ऐसे ही अर्थली इम्प्योरिटीज आती है जिसको बोला जाता है पढ़ो तो इसको गैंगू गैंग। इसको गंगू बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, हाँ इसको गंगू बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ इसको गैंग पढ़ना है। सुनो, सो आपको एक सवाल जनरली पूछते हैं, व्हाट इज गैंग? अर्थली इम्प्योरिटीज विद द ओर। समझे? अर्थली इम्प्योरिटीज विद द ओर। कहीं नोट में लिखिए किनारे में नीचे। अरे हाँ हाँ, प्रोनाउंसिएशन का गैंग ही होता है। यहाँ पे नोट लिखो ना नीचे में, यहाँ पे लिखो ना नीचे, GANGU, गैंग डैश अर्थली इम्प्योरिटीज विद द ओर। अर्थली इम्प्योरिटीज विद द ओर। यहाँ नोट लिखो ना रेपी नीचे में, यहाँ पे लिखो छोटा सा कहीं। हाँ, गैंग किसको बोलते हैं? अर्थली इम्प्योरिटीज विद द ओर। हो गया? लिख लिया सबने? गैंग समझ में आया? अब जो ये वर्ड कहीं पर आएगा तो समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ से ये रिलेट करना है आपको। ठीक, अब पहला स्टेप समझिए। और हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद इसको क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि ग्राइंड करके इसको पूरा चूरा चूरा बना लिया जाता है। अगले स्टेप में और को कूट पीस करके चूरा बनाते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग जिसको बोलते हैं। मतलब आप रिफाइंड लाइक ब्रेड में जिसको बोलते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, हैं? तो और निकालने के बाद अगला स्टेप ये। ऑब्वियसली इस स्टेप को करने के लिए ऑब्वियसली और है तो हार्ड होगा ही, तो इसको मशीनरी में भेजा जाता है, हाथ से तो कर नहीं सकते। ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। इस वाले स्टेप में क्या करते हैं? ओर के साथ जो भी अर्थली इम्प्योरिटीज आई उसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब अर्थली, अभी मैंने बताया कि अर्थली इम्प्योरिटीज हटाने के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे पानी से वॉश करके या हाथ से झाड़ के, डिपेंड करता है कि वो है कैसा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे ओर के साथ किस तरह का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। समझ गए? आप वहाँ पे देखेंगे आपके फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है कंसंट्रेशन में 5 तरह के, नहीं आई एम सॉरी, लीचिंग नहीं दिया हुआ नीचे क्या? अच्छा 4, ठीक है, लीचिंग एक तो हटा है। पहला है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ ग्रेविटी जो डेंसर चीज़ें होती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं और जो लाइटर ओर है वो ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, यही है ग्रेविटी सेपरेशन। समझ गए? ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, इसमें यही होता है कि जो अगर ओर के साथ कोई हैवी मटेरियल जुड़ा हुआ है उसके साथ इन एज अर्थली इम्प्योरिटीज, तो उसको क्या करते हैं? अलग करते नहीं है उसको। जैसे कि अच्छा, आप लोगों ने देखा घर में मम्मी को ऐसे चानते हुए जिसमें कि भूसा हो और फूड ग्रेन हो, तो फूड ग्रेन नीचे सेटल हो जाता है। हाँ, तो फूड ग्रेन नीचे क्यों सेटल हो जाता है और हस्क ऊपर रह जाता है? क्यों ऐसा? फूड ग्रेन हैवी होता है ना, तो नीचे सेटल हो गया, और जो उसका भूसी होता है वो लाइट वेट होता है तो ऊपर रह गया। तो ओर के साथ भी अगर कोई डेंसर मटेरियल हो, अच्छा हो सुनो बेटा, ओर्स के साथ भी अगर कोई डेंसर मटेरियल हो तो उसको ऐसे ही इस तरह का हिसाब किताब उसमें लगाते हैं, जिसकी वजह से कि जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल कर जाती है और लाइट वेट ओर जो है वो ऊपर की तरफ रह जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा प्रोसेस है फ्रॉथ। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है? झाग। फ्रॉथ का मतलब होता है झाग। पानी में हम लोग डिटर्जेंट डाल करके खूब ऐसे ऐसे पानी, हाँ, तो वो जो पानी को हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं उससे क्या होता है? एक्चुअली वी आर इन्फ्यूजिंग अ लॉट ऑफ एयर इन दैट। एज मच एज एयर यू इन्फ्यूज, दैट मच बबल्स यू विल फाइंड, दैट मच बबल्स यू विल फाइंड, इजंट इट? हम लोग जैसे केक का बैटर बनाते हैं तो उसको खूब ब्लेंड करते हैं बहुत तेज़ी से। जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे वो उतना ज़्यादा फ्लफी होता है। तो वो ब्लेंड करने का मतलब यू आर इन्फ्यूजिंग अ लॉट ऑफ एयर इनटू दैट। ऑलराइट, जितना ज़्यादा एयर उसमें इन्फ्यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो लाइट होता है। तो यहाँ पर भी फ्रॉथ फ्लोटेशन में यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, फ्रॉथ फ्लोटेशन इज डन ओनली विद द सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर, तो अभी मैंने बताया था ना ZnS, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड बताया था ना, जिंक ब्लेंड के साथ हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन ही करते हैं। जिंक ब्लेंड के साथ हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन ही करते हैं। आपको ये प्रोसेस क्या है उतना हम नहीं डिस्कस करेंगे, उतना है ही नहीं सिलेबस में। तो
क्या हुआ बोलो? इस प्रोसेस में होता क्या है, पानी में थोड़ा सा पाइन ऑयल मिलाते हैं, पाइन PINE, पाइन ऑयल मिलाते हैं और उसमें ओट्स डाल देते हैं। उसके बाद एयर स्प्रे, हाँ, और उसमें मिला देते हैं, और का जो मतलब ग्राउंडेड ओट्स जो है, पिसा हुआ कूटा हुआ वो ओट्स मिलाते हैं, और उसके बाद एयर स्प्रे खूब हैवी स्पीड से इसमें इन्फ्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कि खूब सारा फ्रॉथ बनता है, और उस फ्रॉथ के साथ जो ओट्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। सल्फाइड ओट्स जो है वो फ्रॉथ के साथ ऊपर की तरफ आ जाते हैं, झाग के साथ लिपट के ऊपर की तरफ आ गए। तो वो झाग को धीरे धीरे करके कास्ट कर लेते हैं हम लोग। तो झाग को जैसे हमने कास्ट किया, जब बबल सेटल हो गया तो सारे ओट्स हमारे पास आ गए, और जो अर्थली इम्प्योरिटीज थी वो उसी वाले बर्तन में रह गई, सेटल हो गई। यही है, हाँ, यही है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ के साथ और फ्लोट करके ऊपर चला आता है। दिस इज डन स्पेसिफिकली विद द सल्फाइड ओट्स, नॉट विद द ऑक्साइड ओट्स। बात समझ आई? एंड द नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। बड़ा ही आसान है। अगर किसी और में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो तो उसको हटाने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक मटेरियल कुछ भी आप समझ सकते हैं, कोई भी आयन है, कोबाल्ट है, निकेल है, या स्टील का कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। हैवी स्टील तो नेचुरली फॉर्म नहीं है, स्टील नेचुरली फॉर्म। हमने ज़मीन के नीचे इतना कचरा डाल रखा है ना, बात समझ रहे हो ना? लैंड फिलिंग का जो थिकनेस है वो इतना मोटा हो चुका है अब कि वो उस लेवल तक भी पहुंच गया है। बात समझ रहे हो ना? इसलिए मैंने कहा कि उस तरह की चीज़ें, ये तो फिजिकली कंबाइंड है ना, जो भी अर्थली इम्प्योरिटीज उसके साथ आ रही है, तो अगर उस तरह की चीज़ें मेरे और के साथ आई तो हम उसको कैसे हटाएंगे वहाँ से? तो कोई भी चीज़ जो मैग्नेटिक मटेरियल हो इन द फॉर्म ऑफ गैंग अटैच्ड विद द या मिक्स्ड विद द और, उसको हटाने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीचिंग। हाँ, और ज़रा लीचिंग का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये वाला लीच नहीं है, ये लीच नहीं है। आप जरा स्पेलिंग देख लीजिए, व्हाट इज द स्पेलिंग देयर? ठीक है, और इन दोनों का कोई कंपैरिजन है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, अब लीचिंग किसको बोलते हैं, ध्यान से समझो। लीचिंग में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसलिए इसको केमिकल मेथड बोलते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा कोई और का टुकड़ा है, इसको हमने चूरा कर दिया, ग्राइंड कर दिया कूट पीस करके। ठीक है, इसमें और के अलावा जो अर्थली इम्प्योरिटीज है, सपोज कीजिए वो केमिकल एक्स है उसका नाम, ठीक, ये हमने, मेरे पास ये और है, और इसमें कोई अर्थली इम्प्योरिटीज ऐसा है जिसका कि नाम एक्स है। ये एक्स जो है वो वाई नाम के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन ये वाई जो है वो और को बिल्कुल भी उससे रिएक्ट नहीं करता। बात समझ गए? इसमें एक्स नाम का एक केमिकल है जो वाई में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन और जो है वो वाई के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, उसमें नहीं डिसॉल्व होता। तो हम क्या करते हैं, हमको इस एक्स को इसमें से बाहर निकालना है, वाई को इसमें डाल दिया, एक्स इसमें हो गया डिसॉल्व अच्छे से, फिर उसको फिल्टर कर लिया, एक्स खत्म, उससे हमारे पास और बच गया। इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ अ केमिकल यूजिंग अनदर केमिकल। ऑलराइट, उस और में एक केमिकल था जिसको मुझे रिमूव करना था, उसको, उसके रिमूवल के लिए मैंने उसमें दूसरा केमिकल डाल दिया। वो दूसरा केमिकल उस गैंग को डिसॉल्व करके, हाँ, डिसॉल्व कर दिया उसमें, लेकिन उसमें और बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, रिमूवल ऑफ वन केमिकल यूजिंग अनदर केमिकल। आप जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम देखेंगे उसका कंसंट्रेशन लीचिंग प्रोसेस के ही थ्रू होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ, बोलो, वन केमिकल यूजिंग अनदर केमिकल इज कॉल्ड लीचिंग। तो ये जो आपने चार अलग अलग प्रोसेस देखे कंसंट्रेशन के, ये चारों प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल होंगे, किस तरह के और के साथ इस्तेमाल होंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारा और का किस तरह, और के साथ किस तरह का अर्थली इम्प्योरिटीज़ है, साथ ही साथ और का क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है। जैसे कि फ्रॉथ फ्लोटेशन केवल सल्फाइड और के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन हो गया हमारा, कंसंट्रेशन में सारा अर्थली इम्प्योरिटीज़ निकल गया। इसमें सारा अर्थली इम्प्योरिटीज़ निकल गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, प्यूरिफाइड ओर। क्या आया मेरे पास, प्यूरिफाइड ओर। ठीक है,
अब इस प्यूरिफाइड ओर के साथ काम शुरू होगा, जो कहते हैं कि रियल स्टेप्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इस प्यूरिफाइड ओर को हम ऑक्सीडेशन इसका करते हैं, इस प्यूरिफाइड ओर का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर मेरा ओर ऑलरेडी ऑक्साइड में है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइट मेरा ऑलरेडी मेरा ऑक्साइड है वो, तो उसमें हम ये वाला स्किप कर देंगे, क्योंकि मेरे पास जो ओर है वो तो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, तो उसको ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकते। ठीक है, जिंक सल्फाइड अगर है तो उसको हम वहाँ पे हम ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो प्यूरिफाइड कंसंट्रेशन ऑफ द ओर डन, देयर आफ्टर वी गेट द प्यूरिफाइड ओर। उसके बाद उस ओर का हम ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके बाद उस ऑक्साइड ओर का हम रिडक्शन करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन। रिडक्शन करने के 2 तरीके होते हैं। नहीं, या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। नो, आई एम सॉरी, ये ऑक्सीडेशन के तरीके थे बेटा, आई एम सॉरी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बाद इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन 2 तरीके से करते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। उसके बाद इसका हम करते हैं रिडक्शन और उसके बाद प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन सबसे लास्ट में प्यूरिफाइड मेटल मिल गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के 2 तरीके होते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक, रह दीजिए। ये हमको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, क्योंकि अगला जो हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम पढ़ेंगे उसमें पहला स्टेप बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन, तो वहाँ पे लीचिंग आना ही आना है। तो अब ये लीचिंग क्या होता है पहले पता नहीं रहेगा तो हम वहाँ कैसे समझा पाएंगे। इसीलिए 4 अल्फ़ाबेट पढ़ाने से कुछ नहीं होता, पूरा ही पढ़ाना पड़ता है। ऐसा अभी आपको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक जब आइएगा ना तो वहाँ पे फिर आपको पता चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जितना रिडक्शन उसमें किया गया है वो कितना बड़ा धोखा है, तो आपको समझ में आएगा। सब बकवास है। उतना सा जो जितना सा बचा हुआ है उतना सा पढ़ाने के लिए जो रिड्यूस किया हुआ उसको पढ़ाना ज़रूरी है, वरना वो समझ ही नहीं आएगा। अच्छा, इस मान उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे बाप रे बाप, है ना, कभी कभी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम बेस्ट यही करेंगे, जो आपका जो सिलेबस है ना उसका नोट्स हम पूरा छपवा देंगे आपको, क्वेश्चन उसी नोट से ही आना है। तुम समझो कि ना समझो, तुम समझो कि ना समझो, वो समझाना मेरा काम थोड़ी, मेरा काम नोट्स बताना था, बता दो। हाँ, यही जो तुम नहीं समझे, तो अभी तुमने वो 2019 वाला जो क्वेश्चन पूछा था कॉपर सल्फेट वाला, तो तुम नहीं पूछते, समझे थे मैम। अच्छा ठीक है, चलिए चलो चलो ख़त्म करो। समझे थे तो बहुत अच्छा बेटा, नहीं समझे थे तो आप समझा दिए ना हम, चलो कोई दिक्कत नहीं। पुट द हेडिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, उसको हटा दो, जो भी लिखना है तो लिख दो, लिखो, हम स्टेजेस लिखवा देते सारे, लिखो। हाँ स्टेजेस लिखो, पहला लिखो और, उसके बाद एरो लगा के लिखो कंसंट्रेशन। अच्छा ठीक है, लिख लो ना बेटा, लिख लो, 5 वर्ड लिखना है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अच्छा हाँ सॉरी, क्रशिंग भूल गए, रुको हम लिख देते हैं बाबा, ना वो बोल ही नहीं सकते। अरे बाप रे बाप, चलिए यहाँ देखिए, हो
आप लोग अपने हिसाब से लिखें ना, हम क्या बोर्ड को नीचे कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, बात समझिए ज़रा। वेल्डिंग करी सारा बोर्ड चालू करो दूसरा बोर्ड नीचे हो गया। हो गया। स्टार्ट विद द फ्रेश पेज। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। चलो गप नहीं करो। अच्छा जरा सा 5 मिनट मार खा लो, उसके बाद धुन देना तुम भी। चलो वीडियो का